तो हेलो साथियों, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बेहतर तरीके से आप जारी रखे होंगे। आ गए हम क्लास 10 के जो विद्युत धारा चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं उसके पार्ट 2 वीडियो को लेकर आ गए हैं। इस खंड में हम लोग आगे की जितने टॉपिक है सभी का चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने पार्ट 1 को पढ़ा चुके हैं। आपको इसी चैनल पर आपको इस वीडियो आपको प्रोवाइड है, अगर नहीं देखे होइएगा तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम विद्युत धारा क्या होता है, आवेश क्या होता है, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, चालक, कुचालक, अर्धचालक, विभव, विभवांतर, वे सभी को मैंने उसमें बताए हैं। अगर नहीं देखे होइएगा तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज शुरू करेंगे हम आगे की जो क्लास है उसको जारी रखेंगे। आगे की जितने भी टॉपिक हुए सभी को जारी रखेंगे। यहाँ पर उससे पहले एक मोटिवेशन बता देते हैं कि जो लोग आपको पीछे पीछे बुराई करते हैं कि ये लड़का कुछ नहीं करेगा, बेकार है, तो आपसे कहेंगे आप बेकार नहीं हैं। आप लोगों को जवाब अगर देना चाहते हैं तो उनको उनका जो मानसिकता है उसको बदलना होगा, और मानसिकता बदलने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना होगा, और कड़ी मेहनत करके आप कुछ बनकर बता दीजिए, ताकि वही लोग आपके पीछे पीछे आएगा और आपका जय जयकार लगाएगा। ठीक है, तो इसी पर हमारा एक मोटिवेशन है कि ज़रा कामयाब तो होने दो, ज़रा कामयाब तो होने दो। मोटिवेशन मेरा ही है कि ज़रा कामयाब तो होने दो मुझे, ज़रा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो 4 लोग मेरे पीछे बात करते हैं वह भी मेरे पीछे चले आएंगे। मतलब आप कामयाब अगर हो जाइएगा तो आप भले ही कितनों खराब क्यों न थे, भले ही आपका बुराई कर रहा था, आप जब सफल इंसान बन जाइएगा, आप अच्छा इंसान बन जाइएगा, तो वही लोग आपके पीछे पीछे घूमेगा। तो ही है, ज़रा कामयाब होकर आप बता दीजिए, आपका भी दिन आएगा, आप बदल जाएंगे। जो 4 लोग आपके पीछे पीछे बात करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, वो भी आपके पीछे चलेंगे। तो आप जीवन में अच्छे इंसान बन के बता दीजिए। चलिए क्लास को हम आगे सेशन को शुरू करते हैं। हमने इस जितने विद्युत विभव पढ़े थे, उसके बाद विभवांतर, और उसके बाद जो टॉपिक है हमारा आ गया है ए मीटर और वोल्ट मीटर। ठीक है, ए मीटर और वोल्ट मीटर इसको जानेंगे। ए मीटर को ही अमीटर कहते हैं। ठीक है, अमीटर क्या बोलते हैं, अमीटर। इसी को बोला जाता है, कभी कभी एग्जाम में ए मीटर ना देकर आपका अमीटर दे देता है। तो अमीटर जो होता है ना, एक उपकरण है, और वोल्ट मीटर भी क्या है, एक उपकरण है। और ए मीटर के क्या काम होता है, आप यंत्र समय आप देखे होइएगा, अगर नहीं देखे होइएगा तो आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, आपको हम दिखा देते हैं ए मीटर कैसा होता है और वोल्ट मीटर कैसा होता है। ए मीटर दिखा देते हैं, फिर आपको वोल्ट मीटर दिखा देंगे। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं जो चित्र दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये वो चित्र आ गया। फिर हम आपका वोल्ट मीटर भी लेकर बता देते हैं, वोल्ट मीटर भी आपको हम लेकर बता देते हैं। ठीक है, कहाँ चला गया वो चित्र, देखिए यहाँ पर चित्र में ये आपका उपकरण भी लिखा हुआ है। उपकरण समय देखिएगा, ये आपका वोल्ट मीटर है, ये आपका भी लिखा हुआ है, कौन मीटर है, वोल्ट मीटर है। और यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर के बाद यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये लिखा हुआ है, ए मीटर है। मतलब देखा जाए दोनों की संरचना एक ही तरह के, थोड़ा थोड़ा का फर्क होता है। ये उपकरण में यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वोल्ट मीटर है, ये सब वोल्ट मीटर है। ठीक है, यहाँ पर आपका ए मीटर है, यहाँ पर देख सकते हैं ये मीटर के बारे में। ठीक है, ए मीटर है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका उपकरण है ए मीटर है, और यहाँ पर ये वोल्ट मीटर है। तो एक उपकरण है, यंत्र है, और इस यंत्र का क्या काम होता है, तो किसी परिपथ में धारा का मापन करना। क्या चीज़ का मापन करना, वो धारा का मापन करता है। और ये मीटर जो है धारा का मापन एम्पियर में करता है, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक हम लोग जाने हैं एम्पियर होता है। तो ए मीटर उपकरण है जो क्या चीज़ का मापन करेगा, धारा का मापन करता है। और ये जो धारा का मापन करेगा क्या चीज़ में करेगा, तो एम्पियर में करेगा। और एक अच्छा बात बता देते हैं कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध आपसे पूछेगा, प्रतिरोध क्या होता है, तो 0 होता है। और वोल्ट मीटर में तो ये क्या करता है, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन करता है। मतलब विभव या विभवांतर का मापन करता है वोल्ट मीटर। और ये जो होता है
ये विभवांतर का मापन या विभव का मापन जो है क्या चीज़ में करेगा, तो वोल्ट में करता है। नाम है वोल्ट मीटर और वोल्ट में करता है, ठीक है। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। इसको श्रेणी क्रम में जोड़कर ज्ञात किया जाता है और इसे विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में। तो यहाँ पर चित्र में आप लोग देख लिए ये मीटर वोल्ट मीटर में। अब यहाँ पे हमने बताया है कि जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे क्या कहते हैं, एमीटर कहा जाता है। आपसे पूछेगा ये मीटर क्या होता है, तो बोलिएगा जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे क्या कहते हैं, एमीटर कहा जाता है। यह किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आपसे पूछेगा ये मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में। और धारा का मापन क्या चीज़ में करेगा, तो इसका जो स्केल रहेगा, इसका स्केल क्या चीज़ में करेगा, एम्पियर में करेगा। क्या चीज़ में करेगा, बोलिएगा एम्पियर में करेगा, ठीक है। क्या चीज़ में करेगा, ये एम्पियर में करेगा। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, तो बोलिएगा 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। आपको एक और बात बता देते हैं कि एमीटर को धारा मापी के निर्माण, धारा मापी के एमीटर को जो धारा मापी में बदलने के लिए, एमीटर को धारा मापी में बदलने के लिए इसको समांतर क्रम में एक संत प्रतिरोध जो कम निम्न आवृत्ति, निम्न प्रतिरोध जो होता है, निम्न प्रतिरोध संत को लगाया जाता है। संत क्या होता है, जब गैल्वेनोमीटर में धारा मापी एक है, गैल्वेनोमीटर भी उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसमें एक तार लगाया जाता है निम्न प्रतिरोध के, उसी का नाम है संत, ठीक है। तो यहाँ पर जान गए ये मीटर क्या है। अगर 2 नंबर पूछेगा तो इतना काफी है कि जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ में धारा का मापन करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में इसे कौन क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में। एक इसका स्केल क्या चीज में होता है, एम्पियर में। और एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या कितना होता है, 0 होता है। चलिए अब आपसे पूछेगा वोल्ट मीटर क्या है, तो ये क्या करेगा, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन करेगा। जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है उसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। यह किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, उसको श्रेणी क्रम में। अच्छा आप बताइए इसका स्केल क्या चीज़ में होता है, तो बोलिएगा सर इसका स्केल जो होता है, नाम है वोल्ट, यहाँ क्या रहा है वोल्ट, इसका स्केल होता है वोल्ट। मतलब ये विभवांतर का मापन क्या चीज़ में करेगा, वोल्ट में करेगा। और एक आदर्श जो है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अगर पूछेगा तो बहुत ज़्यादा होता है, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, ए मीटर वोल्ट मीटर में। लेकिन आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, अब आपसे पूछेगा ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करें। क्या करें, अंतर स्पष्ट करें। चलिए अब आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछेगा कि ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करें। अब कैसे करिएगा, तो क्या करिएगा, आप एक साइड में लिख दीजिएगा, आप एक साइड में क्या लिख दीजिएगा, तो एक साइड में लिख दीजिएगा आप ए मीटर, ठीक है। और एक साइड में क्या लिखिएगा, वोल्ट मीटर। और यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करके आप क्या करिएगा, आप अंतर लिखना शुरू करिएगा, ए मीटर में और किस में, वोल्ट मीटर में। चलिए पहला अंतर हम लिख देते हैं, जो परिभाषा जाने उसी से अंतर बनाएंगे। जो हम जाने ए मीटर में लिखेंगे, यह क्या चीज़ का मापन करता है, धारा का, तो लिखेंगे यह धारा का मापन करता है, यह धारा का मापन करता है, ठीक है। फिर इसमें लिखेंगे एक नंबर में, यह किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन करता है।
ठीक है। अच्छा, इसको कौन क्रम में जोड़ते हैं आप बता दीजिए। तो इसको जोड़ते हैं हम इसे विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कौन क्रम में जोड़ा जाता है। इसे विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए, फिर इसमें क्या बोलिएगा, इसको कौन क्रम में, तो इसे, क्योंकि हम लोग अंतर लिख रहे हैं, इसे विद्युत परिपथ के कौन क्रम में, समांतर क्रम में, इसके विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। तीसरा अंतर क्या बनेगा आपका, तीसरा अंतर बनेगा ए मीटर का स्केल, स्केल क्या चीज़ में होता है, तो बच्चों एम्पियर में होता है। क्या चीज़ में होता है, एम्पियर। एम्पियर को ए लिखते, एम्पियर में होता है। ठीक है। फिर इसमें लिखेंगे तीसरा, वोल्ट मीटर का स्केल, वोल्ट मीटर का स्केल आपसे पूछेगा तो क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, स्केल वोल्ट में होता है। क्या चीज़ में होता है, वोल्ट में होता है। 3 अंतर हम लोग जाने हैं। चौथा जानेंगे, ए मीटर का, एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। या बोलेंगे कि अंतर बनाना है तो 4 को 5 को हम बना सकते हैं। ए मीटर का प्रतिरोध निम्न होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। एक और लिख देते हैं, 5 अंतर बना देंगे। इसका प्रतिरोध, धारा के प्रवाह का जो विरोध करता है या आवेश का प्रवाह का विरोध करता है वही प्रतिरोध है। ये पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसका प्रतिरोध कम होता है। क्या होता है, कम होता है। हम 5 अंतर बना देते हैं कि अगर 6 नंबर में पूछे, 5 नंबर में पूछे तो आप लिख सकते हैं। चौथा इसमें लिखेंगे, इसका प्रतिरोध क्या होता है, तो अधिक होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ पर जाने हम लोग 4 अंतर यहाँ पर जान गए। एक और बता देते हैं, ए मीटर का स्केल लिखेंगे 5वां यहाँ पर कि एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो 0 होता है। एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो 0 होता है। एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। फिर आपसे पूछेगा इसमें कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, अनंत होता है। इस तरीके से हम बहुत ही बेहतर तरीके से ए मीटर वोल्ट मीटर क्या होता है और अंतर को भी जान गए। अगर आप ध्यान से अगर देखे होइएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार बस पढ़ लीजिए और बाद में एग्जाम के समय रिवीजन करिए। आप नहीं भूलिएगा, लेकिन रिवीजन जितना करिए, क्योंकि ये चीज़ अंतर में भी हमने बता दिए और यहाँ पर आपको
परिभाषा के तौर पर भी बता दिए। दोनों चीज़ को हम क्लियर करिए, अंतर में आप इस तरीके से लिख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। 2 नंबर में पूछेगा, आप 3 अंतर लिख दीजिए, ठीक है। कि यह धारा का मापन करता है, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन करता है, इसे विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ए मीटर का स्केल एम्पियर में होता है, वोल्ट मीटर का स्केल वोल्ट में होता है, इसका प्रतिरोध कम होता है, इसका प्रतिरोध अधिक होता है, एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध 0 होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अगर और अंतर जानना है तो जब इसको धारा मापी में जब इसका निर्माण किया जाता है मीटर के, तो समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध के संत को लगाया जाता है, निम्न संत प्रतिरोध लगाया जाता है, और इसमें श्रेणी क्रम में संत प्रतिरोध लगाया जाता है। लेकिन परिपथ में इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलिए चलते हैं आगे की प्रश्न में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ है, नाम है विद्युत परिपथ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ क्या बोलिएगा इसमें कि विद्युत परिपथ क्या होता है, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग विद्युत परिपथ में। अब जरा सोचिए, नाम को तोड़िए, क्योंकि नाम जब तक आप इसका नाम दिया गया है विद्युत परिपथ, आखिर क्यों, क्योंकि चीज़ों को आप तोड़िए तो आप समझ जाइएगा। विद्युत परिपथ मतलब वैसा परिपथ मतलब रास्ता, मतलब जिस रास्ता से होकर क्या चल जाए, करंट चल जाए, विद्युत मतलब विद्युत धारा क्या चल जाए, विद्युत धारा। आप जिस रास्ता से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा वो विद्युत परिपथ नहीं है। आपका देखिएगा लोहा विद्युत परिपथ हो सकता है, क्योंकि वह विद्युत धारा का प्रवाहित हो जाएगा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, समझिए एक तरह का चालक। तो बोलिएगा जिस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। लिखेंगे जिस परिपथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। मतलब जिससे होकर विद्युत का क्या हो जाए, प्रवाह हो जाए, जिससे होकर विद्युत का प्रवाह नहीं होगा वो विद्युत परिपथ आपका नहीं होगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे मेरा प्रश्न है सेल, क्या पढ़ेंगे, सेल क्या होता है, ठीक है। एक सेल आप पढ़े होइएगा बायोलॉजी में, ठीक है, जिसको कोशिका। एक सेल मतलब होता है कोई चीज़ को बेचना, यहाँ पर ये सेल मतलब ये होता है एक बैटरी, समझिए छोटा सा उसका इकाई पार्ट जिसको जोड़ कर बैटरी बनाया जाता है। तो सेल के अंदर अगर देखा जाए तो सेल के अंदर कुछ देखिएगा केमिकल पदार्थ होता है, केमिकल पदार्थ होता है, तो वो पदार्थ के अंदर होता है रासायनिक ऊर्जा, और जो सेल होता है उसका प्रयोग हम लोग बॉल जलाने या साउंड वगैरह उसमें किया जाता है, मतलब जिससे करंट उत्पन्न किया जाता है। मतलब विद्युत के उपयोग में, विद्युत उत्पन्न करने में सेल का उपयोग करते हैं। तो क्या चीज़ में बदल दिया, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। सेल के अंदर कौन ऊर्जा हुआ, रासायनिक ऊर्जा, और उससे हम उपयोग कर लिए, बॉल जला लिए, मतलब विद्युत के रूप में प्रयोग कर लिए। तो सेल का यही काम है कि वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बोलिएगा सेल क्या है, तो सेल एक ऐसा उपकरण होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। समझ में आ गया, सेल क्या होता है, सेल एक ऐसा उपकरण होता है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। पूछेगा सेल के प्रकार, सेल कितने प्रकार का होता है, सेल के प्रकार, सेल के प्रकार। तो अगर आपसे पूछेगा सेल कितने प्रकार का होता है तो बोलिएगा सर सेल 2 प्रकार का आपका होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, ठीक है। एक होता है द्वितीयक सेल, ठीक।
तो यहाँ पर सेल क्या है, तो सेल एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सेल दो प्रकार के, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। देखिए प्राथमिक सेल क्या होता है, मतलब जिस सेल को उपयोग करने के बाद, मतलब जो सेल उपयोग में आ गया और उसको पुनः आवेशित नहीं कर सकते, मतलब पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं प्राथमिक सेल। घड़ी के देखिएगा, घड़ी का एक बार जो उसका सेल खत्म हुआ तो पुनः चार्ज नहीं हो पाएगा, तो वो आपका प्राथमिक सेल में हो जाएगा। ठीक है, घड़ी का हो गया, रिमोट का, इस सब में सेल लगा होता है छोटा छोटा, उसको एक बार उपयोग कर लिए, मतलब सूक्ष्म सेल कहा जाए, उपयोग करने के बाद पुनः काम में नहीं आता है, वो आपका होता है प्राथमिक सेल। और द्वितीयक सेल मतलब होता है जिसका एक बार उपयोग कर लिए पुनः चार्ज करें, जैसे फ़ोन का करते हैं, ख़त्म फिर चार्ज कर लिए, मतलब उसको चार्ज करके हम उपयोग कर सकते हैं, तो वो आपका हो जाता है कौन सेल, प्राथमिक सेल हो जाता है। और जिसका उपयोग एक ही बार कर सकते हैं, मतलब जिसका उपयोग कई बार कर सकते हैं वो द्वितीयक सेल हो जाता है, और जिसका उपयोग एक ही बार करते हैं पुनः चार्ज नहीं कर सकते प्राथमिक सेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि सेल मुख्यतः दो प्रकार के होता है, प्राथमिक सेल, ठीक है, और यहाँ पर द्वितीयक सेल। ठीक, यहाँ पर प्राथमिक सेल हो गया, द्वितीयक सेल। प्राथमिक वे सेल जिन्हें, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, मतलब एक बार उपयोग करें पुनः चार्ज नहीं कर सकते, पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं, प्राथमिक सेल कहलाता है। आपसे पूछेगा प्राथमिक सेल क्या होता है, तो वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है उसे प्राथमिक सेल कहलाते हैं। कहते हैं यह रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का एक साधन है। इनके जो है विसर्जित होने पर विद्युत अवघट्य और इलेक्ट्रॉन दोनों का व्यय होता है। ठीक है, अब यहाँ पर है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित कर सकते, मतलब पुनः चार्ज कर सकते हैं, पुनः क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, किया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। इनको काम में लाने से पहले आवेशित करते हैं, मतलब इसको उपयोग में लाने से पहले क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है, तो आपका हो जाएगा द्वितीयक सेल। आप चीज़ों को जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर अब पढ़ेंगे आपके एग्जाम में, छोड़ेंगे नहीं इसको भी, आपके एग्जाम में ये जो प्रश्न है 6 नंबर में, कहा जाए तो जब भी विद्युत धारा से पूछेगा, जब भी विद्युत धारा से प्रश्न आएगा, जब भी विद्युत धारा से प्रश्न पूछेगा तो ये प्रश्न जरूर पूछेगा। कहा जाए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका जो है ओम का नियम कितने नंबर में आएगा, तो 6 नंबर में आता है। अब हम लोग बेहतरीन तरीके से लिखेंगे ताकि कभी भूले नहीं और एग्जाम में 6 नंबर प्राप्त हो सके। तो ओम जो है एक जर्मन वैज्ञानिक है। कहाँ के वैज्ञानिक है, एक जर्मन वैज्ञानिक है। अब सुनते रहिए बस, कहाँ के वैज्ञानिक है, जर्मन वैज्ञानिक। ये अपना नियम दिया था 1826 ईस्वी में। इसका पूरा नाम क्या है, ओम का जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम पूरा नाम है इसका। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर में पूछेगा, और जब भी विद्युत धारा से 6 नंबर का प्रश्न उठाएगा तो एक साल अतरा के हो सके तो कंटिन्यू भी कर देता है प्रश्न को। फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट में पूछना ही है हर हाल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जॉर्ज साइमन ओम पूरा नाम है। और ये अपना नियम किसके लिए दिया था, तो विद्युत धारा और विभवांतर। किसके लिए, विभवांतर, इसके लिए ही अपना नियम दिया था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ओम का पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम। कहाँ के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक थे। कब अपना नियम दिया, 1826 ईस्वी में। किसके लिए, विद्युत धारा और विभवांतर के लिए। कहने का मतलब इन्होंने बताए थे कि किसी चालक पदार्थ में जितना विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा उतना ही विभवांतर उत्पन्न होगा। अगर विद्युत धारा का मान बढ़ रहा है तो वहाँ पर विभवांतर का मान भी बढ़ेगा। यही बताए थे V समानुपाती I। ठीक है, कौन बताए थे, ओम। अगर V जब समानुपाती है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ये ध्यान रखिए। जब समानुपाती रहेगा उसी को अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं, एक बढ़ा तो दूसरा ही बढ़ा। अब व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक बढ़ा तो दूसरा घटा। ठीक है, तो यहाँ पर V समानुपाती I, और V जब हटाते हैं, V यहाँ समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं R। यही सूत्र है V बराबर IR, और I बराबर हो जाता है V बटा R।
यही चीज़ों को हमको परिभाषा में बांध देना है, तो हो जाएगा आपका ओम का नियम। इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे, परिभाषा बनाएंगे इसी से कि सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में, इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे सर्वप्रथम 1800, क्योंकि एग्जाम में सब लिख के आता है, लेकिन बेहतर वही करता है जो सबसे अलग लिखता है, जो सबसे अलग सोच के एक प्लानिंग करके एक अच्छे पैटर्न में लिख के आता है। नॉलेज का बहुत है ओम के नियम के, लेकिन एग्जाम में टेढ़ लिख दे रहे हैं, सही लिखे न रहे हैं, आगे पीछे लिख रहे हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन के लास्ट में लिख रहे हैं, तो यही गलती कर जाता है, तो वही नंबर कम जाता है, जानते हुए भी गलती कर जाता है। तो जानना ये मकसद नहीं है, आप एग्जाम में कितना अच्छा से बेहतर सब बच्चा से अलग लिख कर आता है, वही विद्यार्थी जो है टॉपर बनता है और टॉपर की श्रेणी में जाता है। तो टॉप करना है तो आपको सबसे अलग सोचना होगा। देखिए रास्ता वही है, मतलब एम वही रखना है, टारगेट वही रखना है, लेकिन तरीका बदलना है। लगेगा कि नहीं इस तरीका से हमें काम नहीं हो पा रहा है, तो तरीका हम चेंज करेंगे। अपना जो है लक्ष्य, टारगेट को नहीं भूलेंगे, टारगेट से नहीं भटकेंगे, टारगेट वही रहेगा, बस वहाँ पर तरीका बदलेंगे। तरीका बदलेंगे कहाँ, आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस तरीका से हम बेहतर कर रहे हैं। आपके अंदर से खुद आपके सकारात्मक चीज़ पता चलते रहेगा कि हाँ बेहतर कर सकते हैं। तो हमको इंट्रोडक्शन भी लिखना है, लिखेंगे सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने, सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे ओम के नियम कहते हैं। ओम का नियम क्या कह रहा था, कहता है क्या, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो I R हो जाएगा, तो V बराबर I R, I बराबर V बटा R। अब इन्होंने प्रयोग किए, इन्होंने क्या किए, प्रयोग किए, और प्रयोग क्या किए थे, प्रयोग को भी बताएंगे कि ए मीटर को लिए, वोल्ट मीटर को लिए, ठीक है ना, दाब कुंजी को लिए, वहाँ परिवर्तनशील प्रतिरोध के लिए, और एक चित्र बनाकर बताएंगे आपको। और जब धारा का मान दोगुना कर दिया तो विभवांतर का मान भी दोगुना हो जाता है, धारा का मान जब आधा होता है तो विभवांतर का मान भी आधा हो जाता है। इस प्रकार उन्होंने यह साबित कर दिया कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब क्या किया, धारा को y अक्ष पर रख दिया, विभवांतर को x अक्ष पर रखकर एक ग्राफ खींचा जो सरल रेखा में जाता है, मतलब दोनों बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है तो दोनों बढ़ रहा है। इस तरह से ओम के नियम को हम लोग लिखेंगे। चलिए इसका इंट्रोडक्शन अब हम क्या करते हैं, अब नोट करते हैं। आप जरूर कॉपी और कलम लेकर ही बैठिएगा और चीज़ों को नोट करते चलिएगा, ताकि आप रिविज़न करते रहिएगा, क्योंकि रिविज़न करिएगा तभी जाकर वो चीज़ आपको ना एकदम कंठस्थ याद होगा और भटकिएगा नहीं, मार्ग से भटकिएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम ओम के नियम में सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के लिए
के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे ओम के नियम कहते हैं। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था, किसी चालक की भौतिक अवस्था में ताप दाब ये सब आ जाएगा। भौतिक अवस्था ना बदली जाए तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा एवं उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात लिखेंगे, अर्थात क्या लिखेंगे? भी समानुपाती आई, ठीक है, भी समानुपाती आई। और जब समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो हम क्या बताएंगे? कि नियतांक लगाएंगे तो भी बराबर हो जाएगा आई आर लग जाएगा, ठीक है। लिखेंगे जहाँ आर बराबर आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आई बराबर आपका हो जाएगा बच्चों विद्युत धारा, आई बराबर विद्युत धारा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? भी आपका हो जाएगा विभवांतर। क्या हो जाएगा? विभवांतर, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र अगर आई है, अगर आर को उधर रखेंगे आई, तो आई बराबर हो जाएगा आपका भी के भी रहेगा, आर नीचे चल जाएगा, भी बट्टा आर। इस तरीके से हमने ओम के नियम को आपको बताए। बेहतरीन तरीके से ओम के नियम को यहाँ पर हमने क्या किए? बता दिए आपको। क्या बताइएगा कि सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में, जरूर इसको नोट करिएगा, देखने से नहीं होगा, नोट करिए इसको, और एकदम अच्छे तरीके से आपको हम बताए हैं कि याद हो जाए। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे ओम के नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था, क्योंकि ये 6 नंबर में पूछेगा तो थोड़ा कर नहीं लिखना है, तो हमको लिखना जो चीज़ है वो सब लिखेंगे
किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदली जाए तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात V समानुपाती I, V बराबर IR, तो I बराबर V/R। यहाँ पर हमारा एक ओम के नियम से विद्युत धारा निकालने का, विभवांतर निकालने का और प्रतिरोध निकालने का एक सूत्र आ गया। मतलब विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध में एक रिलेशन के लिए हम सूत्र आ गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा, लेकिन अभी इसमें है A मीटर है यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है A मीटर है। कौन उपकरण है, तो A मीटर है आपको यहाँ पर देख सकते हैं वोल्ट मीटर है, यहाँ पर चालक तार है, यहाँ पर बैटरी है, यहाँ पर धारा नियंत्रक है। मतलब यहाँ पर इस तरीके से क्या करना है, एक चित्र बना लेना है। तो ओम के नियम में के सत्यापन में क्या लिखेंगे कि ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए A मीटर एक परिपथ लेंगे, मतलब एक चालक तार लेंगे और उसमें A मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, प्रतिरोध, बैटरी, कुंजी, यहाँ पर कुंजी है, स्विच है, उसको लेते हैं। अब जब देखते हैं कि धारा का मान, जब चालक तार में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा का मान जब दुगुना किया जाता है तो विभवांतर का मान भी दुगुना हो जाता है, और जब धारा का मान आधा कर दिया जाता है तो विभवांतर का मान भी आधा हो जाता है। इस प्रकार ओम के नियम का क्या हो रहा है, सत्यापन। चलिए हम नोट ही कर देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा इसमें ओम के नियम के यहाँ पर सत्यापन में कि जब चालक तार में, चित्र बना लेना है, ये लिखकर तब लिखना है। जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है प्रवाहित किया जाता है तो जब धारा का मान दोगुना, जब चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो जब धारा का मान दोगुना, यहाँ पर दोगुना हो जाएगा। जब धारा का मान क्या हो जाता है, दोगुना, जब धारा का मान दोगुना हो जाता है, जब धारा का मान दोगुना हो जाता है तो विभवांतर का मान भी क्या हो जाता है, दो गुना हो जाता है। फिर लिखेंगे एवं जब धारा का मान एवं जब धारा का मान आधा हो जाता है तो विभवांतर आधा हो जाता है तो विभवांतर का मान भी आधा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बताया, जब चालक तार में विद्युत प्रवाहित किया जाता है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो जब धारा का मान दोगुना हो जाता है तो विभवांतर का मान भी दोगुना हो जाता है, एवं जब धारा का मान आधा हो जाता है तो विभवांतर का मान भी आधा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
कह सकते हैं कि किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के क्या होता है, तो समानुपाती होता है। हमको ओम के नियम में यही तो बताया है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के क्या होता है, तो समानुपाती होता है। इस तरीके से ओम के नियम के हमने क्या कर दिया, सत्यापन। यहाँ पर देख सकते हैं AI के रूप में हम कन्वर्ट कर दिए। देखिए थोड़ा आगे पीछे हो गया है कि जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, आप नोट करिएगा, तो जब धारा का मान दोगुना हो जाता है तो विभवांतर का मान भी दोगुना हो जाता है, एवं जब धारा का मान आधा हो जाता है तो विभवांतर का मान भी आधा हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर क्या होता है, समानुपाती होता है। थोड़ा और अब लिखेंगे क्या, अब इसी में ओमे के नियम में अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, धारा को y अक्ष पर और विभवांतर को x अक्ष पर रखकर एक ग्राफ खींचते हैं जो कौन रेखा में, सरल रेखा में जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम खींच देते हैं। ये आपका हो गया, यहाँ पर y अक्ष है तो y अक्ष पर किसको रखेंगे हम, यहाँ पर धारा को हम y अक्ष पर बोले हैं तो ये आपका y अक्ष हो गया धारा। ठीक है, ये आपका y वाला हो गया, ये आपका x वाला हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका विभवांतर। तो इस तरीके से ग्राफ खींचते जो कैसी रेखा में जाती है, एकदम सरल रेखा में। कैसी रेखा में, सरल रेखा। इस तरीके से हम लोग 6 नंबर क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार फिर से आपको इसको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर हम कहाँ से शुरू किए, यहाँ से ओम के नियम में, फिर उसके बाद ये चित्र बनाना है, फिर इसको सत्यापन लिखना है, फिर यहाँ पर ये लिखना है। इस तरीके से आपका ओम के नियम क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो चलते हैं प्यारे बच्चों आगे की प्रश्न में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और कहेंगे कि कड़ी मेहनत को अपना हथियार बना लीजिएगा। आप एक दिन ज़रूर चमकिएगा, क्योंकि जो घिसता है, जो संघर्ष करता है, आखिर में वही चमकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होगा। जब तक आप कुछ नहीं करिएगा, तब तक मेहनत नहीं करिएगा, तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने प्यारे साथियों को जरूर शेयर कर दीजिए। हम आगे की प्रश्न एक पढ़ लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रतिरोध। क्या है, प्रतिरोध है। इसको जान लेते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। आपको हम रेजिस्टेंस के ये जो प्रतिरोध है इसका चर्चा हम किए हैं। इस शब्द को आप सुने हैं और पहचाने हुए शब्द है, और इस शब्द का प्रयोग कितने बार हम किए हैं। इसका पार्ट 1 वीडियो जो बनाए हैं उसमें भी चर्चा किए हैं कि चालक को गर्म करते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, और कुचालक को जब गर्म करते हैं तो प्रतिरोध का मान घट जाता है। हमने बताया ये प्रतिरोध क्या होता है। आप रास्ते में चल रहे हैं, आपको कोई वहाँ डिस्टर्ब कर रहा है तो वो आपके लिए प्रतिरोध हो गया। उसी तरह ये विद्युत में होता है कि जब वो विद्युत जाता है, करेंट का प्रवाह हो रहा है, धारा का मान, लेकिन जो रास्ता में डिस्टर्ब कर देता है और वो अपना ताकत लगा के थोड़ा धारा को रोक लेता है, उसी को बोलते हैं, उसी रुकावट जो धारा को करता है उसी का नाम है क्या, प्रतिरोध। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी चालक में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आप प्रवाह को विरोध करता है। किसी चालक में आवेश के प्रवाह को या धारा के प्रवाह का विरोध करना ही क्या कहलाता है,
तो प्रतिरोध कहलाता है। इसको हम लिख लेते हैं, फिर आपको ये हम बताएंगे कि इसके कारक क्या क्या होता है, ठीक है, प्रभावित करने वाला कारक क्या क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, आप इसको नोट करिएगा, इसका जो आंसर है प्रतिरोध का उसको में नोट करना है कि जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके प्रवाह को विरोध करने वाले कारक को क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध कहते हैं। हमने क्या बताया कि जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके प्रवाह को विरोध करने वाले कारक को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। आप एक लाइन में बोलिएगा कि आवेश के प्रवाह का विरोध करना ही प्रतिरोध कहलाता है, या धारा के प्रवाह का विरोध करना ही क्या कहलाता है, तो प्रतिरोध कहलाता है। अब सबसे बड़का बात आपसे पूछेगा अगला स्टेप में क्या लिखना है, तो इसे क्या चीज़ से सूचित किया जाता है आपसे पूछेगा, तो आप बताइएगा। अभी हमने बताया ओम के नियम में इसे आर से, कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, ठीक है, इसे आर से सूचित किया जाता है, इसे आर से सूचित किया जाता है। चलिए अब इसका सूत्र की बात कर लेते हैं। इसका जो सूत्र है प्रतिरोध का सूत्र वो हम आपको बता देते हैं। तो प्रतिरोध के सूत्र आपका हो जाएगा आर बराबर, यहाँ पर हमने ओम के नियम में क्या बताया, V बराबर आई आर, देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर इसी से सूत्र आता है, आर जब रखिएगा तो आई कहाँ चल जाएगा, नीचा, तब आर बराबर V बटा क्या हो गया आपका, आई हो गया। यहाँ पर ये हो गया आपका प्रतिरोध का सूत्र। लेकिन अभी इसको अभी नहीं छोड़ेंगे, आप एग्जाम में जनरल विद्यार्थी की तरह इतना लिखकर नहीं भाग जाइएगा, हमको और लिखना है। तब जाकर अगर थोड़ा मिस हो गया, आपसे भूल चूक भी हो गया, तो वो भी आपको माफ़ कर देगा चेकने वाला, पूरा फुल नंबर मिलेगा। क्या लिखेंगे, तो मात्रा, क्योंकि अगला स्टेप में हम परिभाषा लिखना है, फिर क्या चीज़ से डिनोट करना है, फिर क्या लिखना है, सूत्र लिखना है, और उसके अगला स्टेप में क्या करना है, उसको यूनिट पर जाना है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन बना दे, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक मतलब क्या चीज़ में इसका मापन किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक मात्रक, फेमस मात्रक ही पहले हम बता देते हैं। तो आप बताइएगा सर, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। और ओम को इस तरीके से कैप की तरह दिखेगा आपको, ओम को इस तरीके से सूचित करते हैं। जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा और ऐसा चिन्ह देखे तो समझ जाइएगा वो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। तो यहाँ पर एक यूनिट ये हो गया, और दूसरा यूनिट आपका हो जाएगा यहाँ से, क्या हो गया, विभव का हो जाता है वोल्ट, क्या हो गया, वोल्ट। और यहाँ पर धारा के क्या हो गया, तो वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर यहाँ पर हो गया। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर, ऐसे करके भी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिरोध के हमने यूनिट भी जान गए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है, दोनों याद रखेंगे। इस तरीके से जब 2 नंबर में पूछेगा तो इतना लिखकर क्या करना है, छोड़ देना है। अब आगे प्रश्न आपसे पूछेगा, आगे एक प्रश्न पूछेगा, इसको भी हम बताएंगे आपको। इससे पहले आपसे पूछेगा क्या, हम बता देते हैं। 1 ओम, प्रश्न है 1 ओम प्रतिरोध क्या है। 1 ओम प्रतिरोध
क्या है? चलिए, 1 ओम प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध के सूत्र क्या बताए? R बराबर V बट्टा I। देखिए, R बराबर V बट्टा I। हमको दो चीज की जरूरत है, V का मान और I का मान। तो R के मान 1 कब आएगा? जब विभवांतर रखिएगा 1 वोल्ट। कितना वोल्ट? 1 वोल्ट। धारा का मान 1 एम्पियर कब आएगा? जब रखिएगा धारा का मान 1 एम्पियर। तब यहाँ पर R के मान निकालिए, तो V बट्टा I, तो R बराबर V का मान 1 बट्टा 1, R के मान कितना ओम आ रहा है? 1 ओम। ठीक है, अब इसको परिभाषा में मान देना है। आप एग्जाम में ऐसे भी करके आइएगा तो जरूर आपको नंबर मिलेगा, लेकिन परिभाषा की तरह लिखिएगा तो और बेहतर होगा। आपसे अगर पूछेगा 1 ओम क्या होता है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसको परिभाषा में कैसे लिखिएगा? तो जब किसी चालक पदार्थ में 1 एम्पियर, कितना एम्पियर? 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके सिरों पर 1 ओम, कितना ओम? 1 ओम, उसके सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर, उसके सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो उसे 1 ओम, कितना ओम? तो उसे 1 ओम कहते हैं। चलिए, यहाँ पर हम आपको बता दिए, यहाँ पर इस तरीके से बनाइएगा और इस तरीके से। अगर दोनों बना दिए दोनों तरीके से तो अति सुंदर, बहुत ही सुंदर हो जाएगा। देखिए, यहाँ जब किसी चालक में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो क्या कहलाता है? 1 ओम कहलाता है। चलिए, आपसे अब प्रश्न पूछेगा यहाँ पर कि प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होता है। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि प्रतिरोध के प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होता है। कारक यहाँ पर आपको हम बता देते हैं, इसका कारक क्या हो जाएगा। देखिए, प्रतिरोध जो है ना, चालक के लंबाई पर भी निर्भर करता है। अगर चालक पदार्थ की लंबाई क्या होगा? बड़ा होगा। चालक पदार्थ की लंबाई क्या होगा? ज़्यादा बड़ा होगा, तो उसमें समझिए प्रतिरोध भी क्या होगा। चलिए, हम बता रहे हैं कारक, तो 1 नंबर में हम लिखेंगे कि चालक के लंबाई पर, क्योंकि लंबाई जितना ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा, और लंबाई कम होगा तो उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो लिखेंगे चालक के लंबाई पर भी निर्भर कर रहा है। किसके लंबाई पर? तो चालक के लंबाई पर लिखेंगे चालक के लंबाई पर, चालक के लंबाई। फिर लिखेंगे चालक के क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो समझिए उसका प्रतिरोध कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक के क्षेत्रफल पर, ठीक है। फिर लिखेंगे पदार्थों की प्रकृति पर। क्या चीज पर? प्रकृति पर। यहाँ पर हम बता दिए 3 गो कि प्रतिरोध के प्रभावित करने वाले क्या चीज? कारक। तो इस तरीके से हमारा प्रतिरोध टॉपिक भी क्या हुआ? समाप्त हुआ। और प्रतिरोध से जुड़ा हम लोग न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। आगे के हम एक वीडियो लेके आएंगे तो न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिरोधों का समूहन पढ़ना है आगे चल के, ठीक है। बहुत सारा अंतर है दोनों का। फिलामेंट, यहाँ पर बल्ब जो है, फिर प्रतिरोधकता क्या है, शक्ति क्या है, ऊर्जा है, मतलब बहुत सारा प्रश्न है। अगर पूरा हम पढ़ाएंगे तो आपको 2 घंटा भी रुकना पड़ेगा और वीडियो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। मिलते हैं पार्ट 3 वीडियो में, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है। तो लंबा है तो हम लोग समय भी देंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, धीरे धीरे ही पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।